जो हम दूसरों को देंगे वही लौट करके आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य आईएएस एकेडमी पर। आज मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आपके लिए 20 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने मिलकर म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? यह हाल ही में बहुत चर्चा का विषय रहा है, म्यूकर माइकोसिस। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ए और बी दोनों। राजस्थान और हरियाणा इन दोनों ने ही इसको एक महामारी घोषित किया है। आइए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उससे रिगार्डिंग। 19 मई 2021 को राजस्थान सरकार ने जानलेवा संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। राजस्थान सरकार ने 19 मई 2021 को, ठीक है, जानलेवा संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। किससे किया है? राजस्थान ने महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 और उपधारा 4 के तहत इस माइकोसिस ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी और अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आने वाला है कि राजस्थान सरकार ने जानलेवा संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत घोषित किया है? राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 धारा 3 और उपधारा 4 के तहत ये किया गया है। ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में अधिसूचनीय रोग घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके एक दिन पहले 17 मई 2021 को हरियाणा की सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका पालन नहीं होने पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। तो ये हरियाणा सरकार और इधर राजस्थान सरकार दोनों ने ही कर दिया 17 और 19 को, 17 और 19 मई को, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को पिक किया गया है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए म्यूकर माइकोसिस के बारे में जान लेते हैं। म्यूकर माइकोसिस इसको बोलते हैं ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगस संक्रमण है जो म्यूकोरमिसेट्स नामक मोल्डो के समूह के कारण उत्पन्न होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जैसे गीली लकड़ी है, गंदा कचरा है, इस तरीके के नमी वाले स्थानों पे, गोबर की खाद है, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ब्लैक फंगस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगस संक्रमण है जो म्यूकोरमिसेट्स नामक मोल्डों के समूह के कारण होता है। यह मोल्ड पूरे वातावरण में रहते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षणों में आँख में लालपन, दर्द, बुखार, खांसी, सरदर्द, तकलीफ, साफ साफ दिखाई न देना, उल्टी में खून आना, मानसिक स्थिति में थोड़ा बदलाव होना, ये इसके लक्षणों में से हैं। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं या इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं जो लेते हैं। शरीर की रोगाणुओं और बीमारी से लड़ने की क्षमता जिससे कि कम हो जाती है। किससे? इम्यूनोसप्रेसिव जो दवाएं हैं। उन मरीजों को सलाह दी गई है कि वे शीघ्र उपचार करें, मधुमेह अपना नियंत्रित करें और स्टेरॉयड तभी लें जब आवश्यक हो। कहने का मतलब डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉयड का प्रयोग करें। मेरी पिछली वीडियो में म्यूकर माइकोसिस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स बताई गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो जाकर के पिछली वीडियो विजिट करें, वहाँ सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन हेतु, किसके गठन के लिए? विधान परिषद के गठन हेतु राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद के गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 168, 69, 70, 71। तो ये अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा मान करके चलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पश्चिम बंगाल से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दी हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिटेल्स यानी अगर बंगाल के बारे में कोई भी विधान परिषद के बारे में जानकारी होती है या जिसको चाहिए वो इसको पूरा कंप्लीट देख सकता है, वरना आप स्किप करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको डिटेल इसमें बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पश्चिम बंगाल में फिलहाल 294 सदस्यीय विधानसभा है, लेकिन राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से ऐसा नहीं था। 5 दशक पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन 21 मार्च 1969, ठीक है, 21 मार्च 1969 में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे संसद से पारित कराने के लिए केंद्र सरकार को भेजा और संसद ने पश्चिम बंगाल विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम, पश्चिम बंगाल विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1959, याद रखिएगा, को 1 अगस्त 1969 को लागू कर दिया।
पश्चिम बंगाल विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 को 1 अगस्त 1969 से लागू कर दिया। इसका मतलब ये समाप्त हो गया विधान परिषद। दरअसल 1935 के भारत सरकार एक्ट में बंगाल को 2 सदनों में बांटा गया था, जिससे विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा कब 1935 में इसमें शामिल थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए कर दिया गया था और साथ ही इसके सदस्यों की संख्या 250 कर दिया गया था, जबकि काउंसिल के सदस्यों की संख्या 63 से कम नहीं हो सकती और 65 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये जो बाकी के 2 बचे ना वो एंग्लो इंडियंस थे और हर 3 साल बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता था। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद वर्ष 1952 में, ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था रखी गई। इसमें 51 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन 5 जून 1952 को किया गया। विधानसभा की सदस्यों की संख्या 240 थी, अभी 294 है, 240 थी, जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मनोनीत सदस्य शामिल थे, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, 2 मनोनीत सदस्य शामिल थे। इसके बाद 21 मार्च 1969 को बंगाल में विधान परिषद को खत्म कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट। अब क्या वैधानिक प्रावधान है इसका? भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, किसके? संसद के जिस प्रकार 2 सदन होते हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 में, इंपॉर्टेंट है, 169 के अनुसार राज्य विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी होगी। ठीक है, विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। टोटल राज्य कितने हैं हमारे पास? टोटल राज्य हैं 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वो हैं 8। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो केवल 6 ही जगह पर विधान परिषद इस समय है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 2020 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया और अंततः परिषद को समाप्त करने के लिए भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना बाकी है, यानी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। विधानसभा ने पास करके भेज दिया, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू लॉ इसको आपको संसद को भेजना पड़ेगा और संसद ही ओके करेगी, तब विधान परिषद वहाँ का समाप्त होगा। तो वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को भी समाप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना गया है और 2 भागों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा लद्दाख हो गया। तो इस प्रकार से 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बारे में भी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 मई 2021 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने चक्रवाती तूफान के आने की चेतावनी दी है। इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, बांग्लादेश। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। वैसे मैं आपको बता दूं ओमान की तरफ से है ये दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके वो देखते हैं। 19 मई 2021 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 23 से 25 मई के बीच सुंदरवन के आसपास एक सुपर साइक्लोन के आने की चेतावनी दी है। अभी देखिए 23 से 25 मई आई नहीं है, आज 20 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 23 से 25 मई के बीच सुंदरवन के आसपास एक सुपर साइक्लोन के आने की चेतावनी दी गई है। यह तूफान वर्ष 2021 में बनने वाला दूसरा, ठीक है, और इस साल बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला चक्रवात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तूफान को ओमान की ओर से YAAS यस नाम दिया गया है। किसकी तरफ से? ओमान की तरफ से। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बंगाल खाड़ी में बनने वाला पहला चक्रवात हो सकता है, 2021 का दूसरा चक्रवात हो सकता है। किसने यस नाम दिया? ओमान ने नाम दिया। तो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आपके हैं। ये सुपर साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन के आसपास से बनेगा। चलिए, और किसने किया है? तो भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने IMD ने किया है इसकी घोषणा 19 तारीख को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 22 मई 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के करीब विकसित होगा और 26 मई की शाम तक उड़ीसा पश्चिम बंगाल में पहुंच जाएगा। पिछले साल भी बहुत तबाही हुई थी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में पहुंच जाएगा और इस तूफान की तीव्रता अम्फन के बराबर होगी। अम्फन 2020 में याद होगा आपको चक्रवाती तूफान आया था, के बराबर होगी, जिसने पिछले साल 19 मई 2020 को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में तबाही मचाई थी। तो अम्फन के बराबर ही होगी। ठीक है, किसकी? यश के बारे में चर्चा हो रही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 मई 2021 को किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 की मुआवजे की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली या हरियाणा? साहब ये दिल्ली हैं, केजरीवाल साहब ने ये निर्णय लिया है। आइए देखते हैं इनके बारे में।
18 मई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 के मुआवजे की घोषणा की है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में आफत बनकर आई है, लेकिन बीते कुछ दिनों से संक्रमण के मामले में कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन परिजनों के कमाऊ सदस्य खो गए हैं उन्हें सरकार 25,000 रुपये की महीने की पेंशन देगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25,000 रुपये महीना, यहाँ लोग कमा नहीं पाते हैं, ये 25,000 रुपये महीने की पेंशन देंगे। कोरोना से मरने वाले व्यक्ति यदि विवाहित पुरुष थे तो उनकी पत्नी को ये पेंशन दी जाएगी, और कोरोना से मरने वाली अगर महिला थी तो उसके पति को ये पेंशन दी जाएगी, और कमाने वाला व्यक्ति यदि अविवाहित था तो यह पेंशन उसके माता पिता को दी जाएगी। वाह केजरीवाल साहब, कमाल कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 मई 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीय नीति यानी प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने के लिए निर्देश दिए हैं। व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? कनाडा, भारत, जापान, अमेरिका। व्हाट्सएप भुगतान सेवा इसको शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीयता नीति वापस लेने के लिए निर्देश दिए और 7 दिन का समय भी दिया है जवाब देने के लिए। मंत्रालय के अनुसार व्हाट्सएप गोपनीयता नीति में बदलाव और डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता की पसंद जैसे मूल्यों को कमजोर बनाता है। बता दें कि 15 मई 2021 को व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू कर दी है। व्हाट्सएप ने 15 मई 2021 को। व्हाट्सएप और भारत का क्या रिश्ता है वो दिखा देते हैं आपको कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। व्हाट्सएप भारत में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल है। इसका स्वामित्व फरवरी 2014 से फेसबुक के पास है। फरवरी 2014 से ही विश्व स्तर पर कुल 2 बिलियन व्हाट्सएप उपयोगकर्ता हैं, जिसमें से 400 मिलियन 2 बिलियन है, जिसमें से 400 मिलियन व्हाट्सएप उपयोगकर्ता और फेसबुक के 310 मिलियन उपयोगकर्ता, यानी टोटल हो गए 510। क्योंकि कंपनी एक ही है तो 400 और प्लस 310 तो 510 मिलियन उपयोगकर्ता हैं भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक के। इसके अलावा नवंबर 2020 में व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला भारत पहला देश है। इसे भारतीय नियमों से अब तक 20 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ लाइव जोड़ने की अनुमति मिली है। ठीक है, 20 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ लाइव जोड़ने की अनुमति मिली है भारत सरकार की तरफ से। इतने व्यापक उपयोगकर्ता आधार के बावजूद भारत को इस पर सहमति देने के लिए केवल इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में कड़े डेटा कानून संरक्षण की कमी है। किस बात की सहमति देने के लिए? जो उसने अभी डेटा सुरक्षा कानून जो में बदलाव किया है उस पर सहमति भारत सरकार से मांगी है उसने, उसके लिए, क्योंकि भारत में कड़ा डेटा कानून नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर पा रहा है। वरना इतना बड़ा बेस लेकर के भारत कोई भी स्टैंड ले सकता है। 510 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिक्स मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन हैं? मिक्स मार्शल आर्ट MMA। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। जोमारी टोरेस, रितु फोगाट, अर्जुन सिंह भुल्लर नाम है इनका, और ब्रेडन वेरा। तो ये अर्जुन सिंह भुल्लर है। अब इन भुल्लर साहब के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं और MMA के बारे में भी। भारतीय मूल के कनाडाई फाइटर अर्जुन सिंह भुल्लर ने 15 मई 2021 को इतिहास रच दिया। अर्जुन सिंह भुल्लर शीर्ष स्तर के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। ठीक है, क्या बन गए हैं? पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। इस जीत के साथ अर्जुन ने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा का 5 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया। वह ब्रेडन वेरा को हराकर, ब्रेडन वेरा कहाँ से? फिलीपींस के। ब्रेडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन बने। अर्जुन भुल्लर इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। पहलवान अर्जुन भुल्लर साल 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान बने थे। 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने कनाडा से भाग लिया था और 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। इतनी ही जानकारी सफिशिएंट है इनके लिए।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। तो इसका आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। आइए चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रोपड़ से रिलेटेड। पंजाब स्टेट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पंजाब स्टेट नहीं होगा, पंजाब स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधानकर्ताओं ने फेक बस्टर नाम से एक अनोखा डिटेक्टर इजाद किया है जो किसी भी ऑनलाइन फरेबी का पता लगा सकता है। विदित हो कि ऐसे फरेबी बिना किसी जानकारी के वर्चुअल सम्मेलन में घुस जाते हैं और इस तकनीक के जरिए सोशल मीडिया में भी फरेबियों को पकड़ा जा सकता है, जो किसी भी को बदनाम करने या उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके चेहरे की आड़ लेते हैं। मौजूदा महामारी के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है, मौजूदा महामारी के दौरान ज़्यादातर कामकाज और आधिकारिक बैठकें ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है, और इस अनोखी तकनीक से पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कौन घुसपैठ कर रहा है। ये घटनाएं बहुत वो हो रही थी क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो रही हैं ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन हो रही हैं, तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में घुसपैठ हो जाया करती थी किसी भी उसके, कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया से बाहर से भी। तो अब उसका पता लगाने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि फेक बस्टर सॉफ्टवेयर नाम है। ऐसा पहला टूल है, फेक बस्टर जो सॉफ्टवेयर है ये पहला टूल है जो डीप फेक डिटेक्शन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही, प्रेमियों नहीं भाई साहब मतलब ऐसे लोगों को पकड़ता है और इस डिवाइस का परीक्षण हो चुका है और जल्दी से बाजार में उतारा जाएगा, ठीक है। तो ये लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रेमियों नहीं है, ये फरेबियों हैं, फरेबियों को पकड़ता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ ना, फरेबियों को पकड़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्फोर घोषणा या बल्फोर डिक्लेरेशन का संबंध किससे है जो बीते दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम नीदरलैंड सीमा समझौता, वैश्विक आतंकवाद, ईरान चीन संबंध या इजराइल फिलिस्तीन विवाद? तो साहब ये इजराइल फिलिस्तीन विवाद से संबंधित है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगा। इसका डिटेल थोड़ा सा लंबा है, अगर जिसको भी नहीं वो करना है इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। लेकिन ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है अगर आपको समझना है तो ये निश्चित रूप से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मैंने समाहित कर दी हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक हजारों लोग घायल और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। यह जंग पहले जमीन से शुरू हुई और अब आसमान तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक इजराइल और हमास एक दूसरे के ऊपर हजारों हवाई हमले कर चुके हैं। इजराइल की सेना के अनुसार हमास अब तक 3000 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है और इजराइल ने हमास के 800 से ज़्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया है। अब इजराइल और फिलिस्तीन की पृष्ठभूमि जानते हैं कि इस तरीके की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल क्यों रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआत 1917 में उस समय हुई जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर घोषणा के तहत, ये वही बाल्फोर घोषणा जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, बाल्फोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र घर, जिसको नेशनल होम के निर्माण के लिए ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया। ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन, फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रघर, फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रघर, समझिए बात को, यही शुरुआत है। अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने, चूंकि कब्जा था ब्रिटेन का, असफल रहे ब्रिटेन ने 1948 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया। अरब और यहूदियों के दावों का समर्थन करने के लिए इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन को भेज दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे नेहरू जी भी लेकर के गए थे कश्मीर मुद्दा। ओके, वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी। कब? 1948 में यहूदियों ने इजराइल की घोषणा कर दी, ठीक है, यानी इजराइल को देश कब बना? 1948 में। इजराइल एक देश बन गया। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के अरब राज्य कौन कौन से? इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया, ये चार हैं, यही अभी भी परेशानी क्रिएट कर रहे हुए। इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसके पश्चात दोनों देशों के मध्य संघर्ष और तेज हो गया। ठीक है, और वर्ष 1967 में
1967 में 6 डे वॉर, बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 6 डे वॉर हुआ जिसमें इजरायली सेना ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, पूर्वी यरूशलेम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। गाजा पट्टी और उसकी मांग हो रही है, बताता हूँ आगे डिटेल में। फिलिस्तीन की क्या मांग है? फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल को वर्ष 1967 के पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए। क्या हुआ था 1967 में? 1967 में ही 6 डे वॉर हुई थी। इजरायली सेना ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। ठीक है, आइए तो क्या मांग करता है? फिलिस्तीन मांग करता है 1967 से पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीन की राज्य की स्थापना करें, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करें, साथ ही इजराइल को किसी प्रकार की शांति वार्ता में शामिल होने से पूर्व अपने अवैध विस्तार को रोकना होगा। ये इसकी मूल शर्त है। अब इजराइल क्या मांग करता है? इजराइल की मांग है, यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है इजराइल, इसलिए यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। इजराइल की मांग है कि संपूर्ण विश्व इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। ओके, यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। या तो कि इजराइल इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो धार्मिक समुदाय के लिए बनाया गया है। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और भारत की क्या भूमिका है इसमें? भारत में आज़ादी के पश्चात लंबे समय तक इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध रखे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता है। परंतु वर्ष 1992 में इजराइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने। कब बने? औपचारिक कूटनीतिक संबंध। अभी तक अनौपचारिक छोटी छोटी बातें होती थी, लेकिन 1992 में इजराइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और अब यह रणनीतिक संबंध में परिवर्तित हो गए हैं और अपने उच्चतम स्तर पर हैं। दूसरी ओर भारत फिलिस्तीन संबंध प्रारंभ से ही काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं तथा भारत फिलिस्तीन की समस्याओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहा है। फिलिस्तीन मुद्दे के साथ भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीनियों के साथ मित्रता बनी रहे, यह सदैव ही भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। पुलिस टीम नहीं, फिलिस्तीन का समर्थन करने के अलावा भारत में इजराइल का भी काफ़ी समर्थन किया है और दोनों देशों के साथ अपनी संतुलन नीति बरकरार रखी है। तो इस तरीके से आपको फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो विवाद चल रहा है, बल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें अब तक समझ में आ गई होंगी, नहीं तो वीडियो रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि कुछ ही तरीके का लेंदी हो रहा है तो आप पढ़ाई करने के बाद कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। मैं भी ऐसे ही पढ़ाई किया करता था, जब मैं वीडियो नहीं बनाता था तो मैं भी दूसरों की वीडियो के साथ इसी तरीके से करता था और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसका रख लेता था और नोट डाउन कर लेता था उसको। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व की प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट आई है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए, यह एक वर्चुअल करेंसी, ऑनलाइन मुद्रा है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। वर्ष 2009 में बिटकॉइंस के नाम से विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी बनाई गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, बी या दोनों? ठीक है, अब देखते हैं। मई 2021 को बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट आई। ठीक है, इसका मूल्य हो गया $38,570। ओके, 9 फरवरी 2021 के बाद से इसका शीर्ष का सबसे निचला स्तर है ये। क्रिप्टो करेंसी क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफिक प्रोग्राम पर आधारित वर्चुअल ऑनलाइन मुद्रा प्रणाली है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। तो जो ए था आपका ना पार्ट, वो यही था, वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा। यह पीयर टू पीयर कैश सिस्टम पर आधारित होती है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल वॉलेट में ही रखा जा सकता है, फिजिकली ये नहीं आपको मिलेगी, डिजिटल वॉलेट में ही ये रखा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जान लीजिए, जो भी क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा भविष्य में एग्जाम में तो आपके लिए आसानी होगी उसको सॉल्व करना। दरअसल क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की ज़रूरत नहीं होती है। बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम के तहत ये वर्चुअली करेंसी है या ऑनलाइन मुद्रा है। 2009 में किसी समूह या व्यक्ति ने सतोशी नाकामोतो, जापानीज नेम है लेकिन किसी फर्जी ने, 2009 में किसी व्यक्ति या समूह ने सतोशी नाकामोतो के छद्म नाम से बिटकॉइन
के नाम से पहली क्रिप्टो करेंसी बनाई थी? तो पूछा जा सकता है, देख सकते हैं। क्या है फिएट और नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसी? क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए मैंने ले लिया है इसमें। नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ सरकारें भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करती रही हैं। नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन एक निजी क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। ये नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसी में आती है। कौन सी? बिटकॉइन एक निजी क्रिप्टो करेंसी है, ध्यान रखिएगा। जबकि फिएट क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। फिएट क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी होता है। ऐसे इसको समझिए कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई आभासी मुद्रा यानी वर्चुअल करेंसी कोई जारी होती है तो उसे फिएट क्रिप्टो करेंसी कहेंगे। तो फिएट और नॉन फिएट में अंतर समझिए। नॉन फिएट क्या है आपका? नॉन फिएट आपका ये है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो नॉन फिएट हो गया बिटकॉइन, ओके, ठीक है। और ये एक निजी क्रिप्टो करेंसी है। जबकि फिएट क्रिप्टो करेंसी क्या हो गई आपकी? ये केंद्रीय बैंक किसी भी देश का जारी कर सकता है। यानी मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई आभासी यानी वर्चुअल अपना वो जारी कर दिया, मुद्रा जारी कर दी, तो ये क्रिप्टो करेंसी मान्य होगी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि ये निजी मुद्रा नहीं है, ये एक केंद्रीय बैंक जारी कर रहा है, इसलिए फिएट है। और ये बिटकॉइन नॉन फिएट है और निजी क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉक एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता या पब्लिक लेजर है। आप पासबुक लेकर के जाते हैं ना, बैंक में जाते हैं, पासबुक चढ़ाते हैं, भाई कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो ये पब्लिक लेजर जो है आपका ये है। और उसमें अच्छी चीज़ क्या है कि प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दर्ज होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज कर दिया गया तो न तो उसे वहाँ से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि आपके पासबुक में, ठीक है। तो ये है ब्लॉकचेन यानी आपका पब्लिक लेजर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10। 18 मई 2021 को चमन लाल गुप्ता साहब का निधन हो गया। क्या थे वो? एक राजनीतिज्ञ थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं उनसे रिलेटेड। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू के गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह कोविड-19 से पीड़ित थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में रक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने आतंकवाद विरोधी मुहिम को तेजी दी। उन्होंने डोडा में आतंकवादियों के कहर को समाप्त कर, ये हाईली सेंसिटिव वो एरिया हुआ करता था डोडा उस दौरान, ठीक है, समाप्त करने के लिए विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन किया इन्होंने। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की डोडा में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। क्या मूल उद्देश्य था उसमें? ग्रामीणों को हथियार दिया गया, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कर दिया गया हथियार दे करके, ठीक है। विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन किया गया, अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें हथियार दिए गए। तो डोडा में इस तरीके से आतंकवाद को समाप्त किया था। इस वजह से चमन लाल गुप्ता जी को याद किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। आइए कुछ स्टैटिक जी के अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 पार्ट में हमारी वीडियो डेली बेसिस पे आती है। जो 24 घंटे में जो भी घटनाएं घटी हैं उससे रिलेटेड रहता है और उसकी सराउंडिंग्स के आसपास के सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें डेली डोज ऑफ स्टैटिक जी के, जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन जो डायरेक्टली हिट होते हैं ग्रेड 2 और 3 के एग्जाम्स में। लोअर सबऑर्डिनेट है, आरओ एआरओ है, एसएससी सीजीएल, ये सारी चीज़ों में आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, डायरेक्टली हिट करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करिएगा। आइए देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ओके, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल है साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे शुद्ध रूप है। अक्सर लोग गड़बड़ी कर जाते हैं इसमें कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। मार्च गैस क्या होती है? मीथेन को मार्च गैस बोलते हैं, ठीक है। कोयले के खदानों में भी ये गैस पाई जाती है, गोबर गैस में भी ये गैस पाई जाती है, ठीक है। और जो सीवर में जाते हैं और उन मृत्यु हो जाती है उसके लिए भी यही गैस जिम्मेदार है। नोबल गैस हीलियम, हीलियम को नोबल गैस बोलते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर के द्वारा, विद्युत धारा मापी जाती है। पारा का प्रमुख अयस्क है, पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने।
रडार का आविष्कार किया था टेलर एवं यंग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने और 3 नियम दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड होता है। सिरका अचार में एसिटिक एसिड होता है। नींबू में भी यही है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है। अच्छा, एसिटिक इसमें सिरका और अचार में होता है, और नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है। उसी तरह आपका जो अंगूर है उसमें टार्ट्रिक एसिड होगा। दूध खट्टा होता है उसमें उपस्थित लैक्टिक के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, उसी से वो दही बनता है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही को क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट। ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, कब से घूमती है? ये है पृथ्वी। ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है। तो क्या हुआ? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो पृथ्वी ऐसे घूमती है। ओके। बात समझ आ रही है? लहसुन प्याज में जो गंध होती है उस किस वजह से होती है? वो पोटेशियम के कारण होती है। ठीक है। पोटेशियम के कारण लहसुन और प्याज की तीखी गंध होती है। एक्सरे का खोज किसने किया था? जो किरणें थी रॉन्टजन ने किया था। स्कूटर का आविष्कार जो था ब्रॉडशा। सिल्वर के आविष्कारक कोल्ट। समुद्र की गहराई नापने में कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? फैदोमीटर। ठीक है। डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व तो जो है यूरिया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। फेरोमीटर से गहराई नापते हैं, याद रखिएगा। भारत का छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इंपॉर्टेंट। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका जेनर। ठीक है। चेचक का टीका जेनर। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पहला आदमी यूरी गागरिन। सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी जांग की हड्डी, ये आपके कूल्हे से लेकर के आपके जांग तक जो जाती है, ये घुटनों तक जाती है, उसको फीमर बोलते हैं। सबसे लंबी हड्डी है शरीर की। टोटल 206 हड्डियां हैं, और सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपीज, ये कान में होती है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, क्वेश्चन पूछा गया है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? ये विटामिन B12 से एनीमिया ठीक हो जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है, उसमें रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है, याद रखिएगा। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। इंपॉर्टेंट है। हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। रक्त में पाया जाता है लौह तत्व। ठीक है। एक्सरे किरणें क्या हैं? ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं एक्सरे किरणें। पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस के तरीके से। ठीक है। और विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा न्यूनतम। ठीक है। तो पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस के तरीके से। अवतल लेंस की बात ही होता है। गाड़ी में जो बैक मिरर में इस्तेमाल होता है वो उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है। आँख के चश्मे में जो इस्तेमाल होता है वो अवतल लेंस इस्तेमाल होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल है। ठीक है। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? न्यूनतम होगा। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर वस्तुओं का भार क्या होगा? न्यूनतम होगा। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। यदि चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो काला दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि वातावरण नहीं है, इस वजह से। यूरिया को शरीर से अलग करता है किडनी, गुर्दे अलग करते हैं। अगर यूरिया को, जिसको प्रॉब्लम हो जाती है किडनी की, आप ध्यान देंगे तो उसको
तो यूरिया को शरीर से अलग करता है किडनी यानी गुर्दा। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर जिसकी किडनी ख़राब हो जाती है तो किडनी ख़राब होने के बाद क्या होता है कि डायलिसिस कराना पड़ता है, और अगर वो डायलिसिस नहीं करा पाते हैं और स्टेज बढ़ती जाती है इसकी, तो चेहरे पे और शरीर में पीलापन दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड से यूरिया को अलग नहीं कर पाता, और जब ब्लड से यूरिया अलग होगा और तभी ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा, और नहीं निकल पाता है तो ये ब्लड में मिक्स होता रहता है और चेहरे पे पीलापन, शरीर में पीलापन बढ़ता चला जाता है। और ये चूँकि विषाक्त पदार्थ है, यूरिया निकलना ज़रूरी है शरीर से, नहीं निकल पाता है तो इसकी वजह से कई तरीके की समस्याएं आती हैं और फिर अल्टीमेटली डेथ होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। कच्चे फलों को पकने में इस्तेमाल होता है एथिलीन का। ठीक है, पुड़िया में बांध करके रख दिया जाता है। नेक्स्ट फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं। डेली डोज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। आपको पता है आखिरी सेगमेंट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती है। आज की जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं। हॉकियों से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ट्रिक है आर.डी. बर्मन। ये हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं, अलग अलग खेलों से पूछा था ये किस ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो ये आर.डी. बर्मन जो बनाया गया है ये हॉकी से संबंधित है। आर से रंगास्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से बेगम रसूल बेहम कप, ए से आगा खां कप, आर से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगा खां कप, रणजीत सिंह ट्रॉफी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये मरगप्पा नहीं है, मुरगप्पा कप है। अजलान शाह, ये भी बहुत फेमस है, अजलान शाह, रणजीत सिंह, आगा खां। ठीक है, और ये ध्यानचंद, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेहरू ट्रॉफी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आर.डी. बर्मन से आपको याद रहेगा रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम रसूल बेहम कप, आगा खां कप, रणजीत सिंह ट्रॉफी, मुरुगप्पा कप, अजलान शाह कप और नेहरू ट्रॉफी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्योंकि नेहरू जी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और कांग्रेस ने काफ़ी समय से खेलों में उनके और राजीव गांधी जी के योगदान को लेकर के राजीव गांधी पुरस्कार और नेहरू जी के नाम से 50 स्टेडियम है। खैर ये चर्चा का विषय है, बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो एक तो ये नेहरू ट्रॉफी हो गया साहब, ठीक है, ये हॉकी से रिलेटेड है। दूसरा नेहरू कप है, ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तीसरा है नेहरू गोल्ड कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, नेहरू कप बास्केटबॉल और नेहरू गोल्डन कप फुटबॉल। ये तीन चीज़ें नेहरू जी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स यहाँ बताया जाता है और इम्पोर्टेंट अगर आपको लगता है चीज़ें कि सॉल्व हो रही हैं, आपका जो पर्पज़ है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।